हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, कौन से हैं, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर किसके लिए करते हैं, सॉल्वेंट के लिए करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिपेंड सोल्यूट पार्टिकल्स पे करती हैं लेकिन मेजर किसके लिए करते हैं, सॉल्वेंट के लिए करते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको मिलवा दिया था, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोवरिंग RLVP की जो वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी वो क्या होती है, P0 माइनस PS अपॉन P0। अगर आपसे कोई रिलेटिव लोवरिंग पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू ये होती है, और ये किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, फर्दर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए एक और फॉर्म सिखाया था कि P0 माइनस PS अपॉन PS जो होता है, बताओ ये किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी इनटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000 के इक्वल होता है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने इसी का एक फॉर्म बनाया था डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। ठीक, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने इसका फॉर्म बनाया था P0 माइनस PS अपॉन P0, इसी फॉर्म का आ जाता है, दैट इज मोलैलिटी इनटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने नेग्लेक्शन किया है जबकि यहाँ हमने कोई नेग्लेक्शन नहीं किया है, इसलिए ये फॉर्मूला हर कंडीशन में बिना किसी एरर के वैलिड है। जबकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, जब आपने सोल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या माना है, बहुत कम माना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन क्या था मेरा, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन कुछ था कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया था 373 केल्विन पर। तो 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया था 350 mm, सॉरी 750 mm। ठीक है, और आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बतानी थी, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और बताओ अगर ये वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 m, जिसको आप 760 mm लिख सकते हो। तो डिफरेंस इतना है, ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी दे तो गई P सॉल्वेंट की वैल्यू, जिसको आप P0 बोलोगे। यहाँ पर आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 750। तो बताओ अगर हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले से आंसर निकालें तो दोनों फॉर्मूले से आंसर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो देखो पहले फॉर्मूले में वैल्यू रखो, नेग्लेक्शन वाले में बताओ P0 की वैल्यू कितनी हो गई, 760 माइनस P सोल्यूशन कितना हो गया, 750 अपॉन 760 इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू M सॉल्वेंट। बताओ M सॉल्वेंट कितना होगा, 18, क्योंकि आप यहाँ वाटर की बात कर रहे हो। M सॉल्वेंट क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ से आप मोलैलिटी की वैल्यू निकालो तो देखो कितना बचेगा, 10 अपॉन 760 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो 0 से गया 0, ये बन जाएगा 1000 अपॉन 76 इंटू 18। तो बार देख लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 76 एंड डिवाइडेड बाई 18, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.73। तो मैंने जो आपको 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से एक आंसर है 0.73। लेकिन अब आप देखो ये 0.73 सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब सोल्यूशन कैसा है आपका, डाइल्यूट। अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं नेग्लेक्शन वाले फॉर्म को यूज नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे आंसर अपने नॉन नेग्लेक्शन वाले फॉर्म यानी इस फॉर्म से देना चाहिए। मतलब अब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखो P0 कितना है, 760 माइनस PS है 750 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू, बताओ M सॉल्वेंट कितना है, 18 अपॉन 1000। यहां से आप मोलैलिटी की वैल्यू निकालो तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 0.74 मिलेगा। तो ये 0.74, ये 0.73। बताओ दोनों में से करेक्ट आंसर आप किसको लेकर चलोगे,
0.74 को लेकर चलोगे, क्योंकि ये आंसर आपका विदाउट नेग्लेक्शन आता है। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चंस में अगर आपको रिलेटिव लोवरिंग नहीं पूछी गई है, मोलैलिटी पूछी गई है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है, तो फिर आप इस इक्वेशन को काम में लें। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट RLVP ही पूछा गया है तो फिर आप इसको नहीं लेकर इसको काम में लें। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। चलो और क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर और समझते हैं कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मूव कर रहा हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। तो चलो और क्वेश्चंस के टाइप जो आपसे इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, बाकी फिर क्वेश्चंस आप अपनी DPP से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए लिखे क्वेश्चन इज कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 26 degrees Celsius is 25.212। ठीक कह रहा है what is the vapor pressure of a solution, what is the vapor pressure of a solution which contains 20 gram glucose in 70 gram water। ठीक, चलो ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन में आपके लिए थोड़ी सी इजी कर देता हूं। आप इसको 18 ग्राम कर लो, इसको 90 ग्राम कर लो, और बाकी सब ऐसा कैसे रहने। ठीक है, तो देखो आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और आपको इस सॉल्यूशन में दोनों का मास भी दिया है। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। बोलो कर सकते हैं? तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान दे, ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज कैसा है आपका? नॉन वोलेटाइल, और साथ में वाटर कैसा है? वोलेटाइल। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसके लिए आप राउल्ट्स लॉ लगाओ। तो अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे PS, तो बताओ वो किसके इक्वल होगा? P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो? वहां इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो आप फॉर्मूला बेस्ड मत रहो, चीजों को समझे क्या पूछ रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि एक वाटर था, उसमें आपने ग्लूकोज ऐड किया, तो आपने प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। बताओ जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? वाटर की वजह से। तो इस सॉल्यूशन पे राउल्ट्स लॉ लगा दो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो P0 दैट इज प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो आप देखें P0, क्या आपको P0 दिया है? बिल्कुल दिया है, 25.21 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगी? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो देखो 90/18, 5 मोल तो है आपके पास वाटर और 18 ग्राम ग्लूकोज को मोलर मास 180 से डिवाइड करो तो 0.1 मोल है आपके पास ग्लूकोज। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहते हैं तो बताओ क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो चीज को? तो यहाँ आपको लोवरिंग वोवरिंग कैलकुलेट नहीं करनी थी, यहाँ पे आपको सिंपल क्या कैलकुलेट करना था? इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना था। कर लेंगे? चलो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.762। तो मैं ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। P0 H2O आपको दिया हुआ है विच इज 23.762। ठीक, आगे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 5.4 gram of a non-volatile solute in 90 gram water is 23.32 torr।
कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आपको उसी सोल्यूट का क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। ट्राई करें। हो गया? कैलकुलेटिव देखो, कैलकुलेशन टेंशन मतलब होता आप कर लेना, पेपर में आपको इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। अभी तो क्या प्रैक्टिस होती है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए। देखो क्या करना है आपको, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, जिसमें 5.4 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, 90 ग्राम वाटर है, और आपको वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी दिया है। जैसे मैंने आपको सिखाया, आप यहाँ पर चाहो तो वैसे यूज कर सकते हो, सिंपल P0 माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। सीखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास। तो रखो वैल्यूज, बताओ P0 कितना, P0 है आपका 23.76 माइनस PS की वैल्यू कितनी है 23.32 अपॉन 23.32 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय, बताओ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखोगे, 90 डिवाइड बाय उसका मोलर मास। जैसे आप यहाँ से m के लिए कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 57.24 ग्राम पर मोल। तो ये आपके सोल्यूट का क्या होगा, मोलर मास होगा। तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले आपको याद रखने ही वाले, उनमें डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करो, आपको अपने आंसर्स मिलने लग जाएंगे। एक बार टर्म्स का सिग्निफिकेंस सीखा तो ये बहुत 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 आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे और वेराइटीज देखते हैं, है ना। पहले आपको इस वाले टर्म से बहुत अच्छे से डील करना आना चाहिए। तो लिखो एक और क्वेश्चन छोटा सा, question is calculate the relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure if 100 gram of a non volatile solute जिसका मोलर मास भी आपको 100 दिया हुआ है, आर डिसॉल्व्ड इन 432 ग्राम वाटर। ठीक, तो आपको यहां पर इसकी क्या करनी है, रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करनी। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर, फिर हम इसके ऊपर एक और चीज़ कवर करेंगे और उसके बाद एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने मतलब डायरेक्टली आप उस वैल्यू को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो करें डिस्कस इसको। अब आप देखो, आपको क्या करना है, रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करनी। तो लोवरिंग ही कैलकुलेट करनी है, तो बताओ RLVP का फॉर्मूला क्या होता है। तो RLVP का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। सही है, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। तो आप यहाँ बस वैल्यू रखो P0 माइनस, बताओ PS, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन P0, क्योंकि सोल्यूट तो कैसा है आपका, नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूशन का जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो देखो P0 कैंसिल, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ये फॉर्मूला अपन ने पहले लिखा ही था। रखें वैल्यूज P0, बताओ P0 कितना, अच्छा P0 तो निकालना ही नहीं है, RLVP निकालनी है। तो बस अगर आपको RLVP निकालनी है तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगी। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस साथ में क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो कृपया ध्यान दें, 100 ग्राम 100, सोल्यूट के मोल्स तो हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कितना है 432 डिवाइडेड बाय 18। तो 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, 24। तो 1 अपॉन 24 दैट इज 0.04। तो ये आपकी RLVP की वैल्यू आ गई।
कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सिंपल से इक्वेशंस हैं जो आपको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। चलो, ये तो बात हुई कि रिलेटिव लोवरिंग क्या होती है, क्यों होती है और कैसे हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। ध्यान देना, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेन यूज होता है उससे हम क्या करते हैं, एक अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको एक अननोन सोल्यूट का क्या निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। चलिए, इसके बाद आप हेडिंग डालें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोवरिंग। हेडिंग डालें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP। इसे आप ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड भी बोलते हैं। देखो क्या होता है ये मेथड और कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये मेथड आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि कई बार कभी या कई मटेरियल के अंदर आप कई सारे आपके पास DLP टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस, तो उनके अंदर इसके क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये एक एप्लीकेटिव पार्ट है, तो आपसे जेई के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। आओ देखते हैं क्या होता है ये मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं हम, देखो हम यहाँ पर एक फ्लास्क लेते हैं, ये बल्ब बोल दो, फ्लास्क बोल दो, जो आपकी इच्छा हो बोल दो। तो ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर आप फिल करते हो प्योर सॉल्वेंट। क्या फिल करते हो, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फिर इस फ्लास्क में ये एक स्टॉप कॉर्क लगा दो, यहां पर आप पास करते हो ड्राई एयर को। किसको पास करते हो, ड्राई एयर को। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट नहीं, सॉरी, हम इसमें प्योर सॉल्वेंट नहीं भरते हैं, हम इसमें भरते हैं एक सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और यहां से पास करते हैं ड्राई एयर। अब आप देखो, ड्राई एयर का क्या होता है, अपना खुद का कुछ प्रेशर होता है, तभी हम उसके प्रेशर को क्या है ऑलमोस्ट, चलो मान लो कुछ प्रेशर होगा, वैसे जीरो मान के कर लेता हूं मैं एक बार, वैसे कुछ उसका प्रेशर होगा। आप देखना इसका प्रेशर क्या होगा, सेम कंडीशन पे वेपर के प्रेशर से क्या होगा, कम। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी। ठीक है, उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS की। तो PS और P0 में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ड्राई एयर को इस सॉल्यूशन की वेपर से क्या करेंगे, सैचुरेट करेंगे। क्या करेंगे, सैचुरेट करेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, ये ड्राई एयर सॉल्यूशन से वेपर्स को उठाएगी। बताओ कब तक उठाएगी, जब तक इसका वेपर प्रेशर ड्राई एयर के प्रेशर के क्या नहीं हो जाता है, बराबर। ऐसा बोल दो, ड्राई एयर जो आ रही थी, तो अंदर जो गैस भर रही है उसका वेपर प्रेशर जब तक PS के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये क्या करेगा, यहाँ नीचे से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता रहेगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। उस प्रेशर डिफरेंस को फिल करने के लिए और लिक्विड को क्या होना होगा, वेपराइज होना होगा। तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब तक आप ड्राई एयर पास करते हो तब तक इस सॉल्यूशन के मास में क्या आती है, कुछ ना कुछ कमी आती है। क्या आती है, कमी। तो वो कमी किस पर डिपेंड करेगी, PS और ड्राई एयर, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस के बीच में। इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसके मास में कमी आएगी, और इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जितना कम होगा इस बल्ब के मास में कमी भी क्या आएगी, उतनी ही कम। यानी अल्टीमेटली मैं इसको छोड़ के डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा इसके बल्ब के मास में कमी क्या आएगी, उतनी ज्यादा, क्योंकि डिफरेंस उतना ज्यादा ही क्रिएट होता जाएगा। और जितना कम इसका वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के बल्ब में के मास में कमी भी क्या आएगी, उतनी ही कम। तो यहां से ड्राई एयर पास करके इसको हम सैचुरेट करवाते हैं, और सैचुरेट करवा के इसको हम ले चलते हैं आगे। आगे कहां, आगे हम इसको एक और दूसरे बल्ब के अंदर भेजते हैं, और उस बल्ब में हम लोग क्या भर के रखते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट। क्या भरते हैं यहां पर हम, प्योर सॉल्वेंट। तो मान लो ये बल्ब है,
जिसमें कौन भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं प्योर सॉल्वेंट पी नॉट और ये सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पीएस। एक सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या आने वाला है, कम। तो फिर से देखो यहां पर और यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो देखो जब ये वेपर्स यहां पर आएंगी तो यहां से क्या होगा, ये इस प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग बताओ क्या करेगी, यहां से वेपर्स उठाएंगी। इन वेपर्स को आप फिर से क्या करोगे, यहां से कलेक्ट करोगे जो भी वेपर्स आई और उनको आगे पास करोगे। आगे इन वेपर्स को आप लेकर जाते हो एक ट्यूब में, और इस ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ होता है, एनहाइड्रस CaCl2। क्या भरा हुआ होता है यहां पर, एनहाइड्रस CaCl2 भरा होता है। तो देखो जब ये वाली वेपर यहां से और वेपर्स को उठाएगी तो इस वाले बल्ब के मास में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक, वो कमी किस पर डिपेंड करेगी, पी नॉट और पीएस के डिफरेंस पर। इन दोनों में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेपर्स यहां से उठाई जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस जितना कम होगा यहां से ये उतना ही कम वेपर्स उठाएगा, मतलब इसके मास में कमी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। बोले समझ रहे हो? चले अब आप देखो, बहुत ध्यान से समझना। बताओ यहां जो वेपर बनी होगी वो वाटर की होंगी या सोल्यूट की होंगी? बोलो, यहां पर जो वेपर्स बनी होंगी वो वाटर की होंगी या सोल्यूट की होंगी? वाटर की। सोल्यूट तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो बेसिकली यहां पर जो वेपर चल रही है वो एक्चुअली वाटर वेपर्स ही हैं, लेकिन अभी उनका जो प्रेशर है वो पीएस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है। बताओ जब ये यहां पहुंचेगा और ये इसको सैचुरेट कर लेगा तो यहां से जो नई वाटर वेपर चलेंगी, क्या आप मुझे बता सकते हो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? भाई पहले डिफरेंस था ना, तो ये वेपर कब तक उठाएगा, जब तक दोनों का डिफरेंस क्या नहीं हो जाएगा कंप्लीट, मतलब दोनों की वैल्यू क्या नहीं हो जाती है, सेम। तो जो पहले वेपर्स आई थी जिनका प्रेशर पीएस था, जब वो यहां से बाहर निकल रही होंगी तो उनका वेपर प्रेशर कितना हो चुका होगा, पी नॉट हो चुका होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अब ये सारी वाटर वेपर्स जिनका प्रेशर पी नॉट के इक्वल है उनको ये एनहाइड्रस CaCl2 क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप देखें इस सॉल्यूशन का मास क्या होगा, डिक्रीज। मास ऑफ दिस बल्ब विल डिक्रीज। बोला ऐसा होगा? बताओ मास ऑफ दिस बल्ब भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। बताओ यहां पे क्या होगा, इस ट्यूब का मास क्या होगा, मास ऑफ ट्यूब विल इंक्रीज एज water vapors will be absorbed by CaCl2। समझ रहे हो? तो यहां से जो भी वाटर वेपर्स आएंगी उसको ये एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इस ट्यूब का मास क्या होगा, इंक्रीज। तो टाइम के साथ साथ किसका मास कितना डिक्रीज हुआ, किसका मास कितना डिक्रीज हुआ, उससे मैं क्या कर सकता हूं, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, ध्यान दें। अगर मैं आपसे कहूं डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास ऑफ बल्ब कंटेनिंग प्योर सॉल्वेंट, बताओ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस पर डिपेंड करेगा, पी नॉट और पीएस के डिफरेंस पर। ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ये यहां से उतनी ज्यादा वेपर्स उठाएगा, ये डिफरेंस जितना कम होगा ये उतनी क्या करेगा, कम वेपर्स उठाएगा। मतलब ये जो सॉल्वेंट के मास में कमी है जिसको आप डब्लू सॉल्वेंट बोल सकते हो, बताओ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी नॉट माइनस पीएस के होगा। सिमिलरली आप देखें ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के मास में जितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जो इंक्रीमेंट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, पी नॉट। पी नॉट जितना ज्यादा, यहां पर वाटर वेपर्स उतनी ही ज्यादा,
वाटर वेपर जितनी ज्यादा वो यहाँ पर एब्जॉर्ब भी क्या होंगी, एब्जॉर्ब भी क्या होंगी उतनी ही ज्यादा, और इस ट्यूब के मास में इंक्रीज भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो हम दूसरी चीज बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि भैया इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब जो है, बताओ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P नॉट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मतलब उस टाइम पर उसकी वेपर्स भी क्या है उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा वेपर्स एब्जॉर्ब होंगी उतना ही ज्यादा इस ट्यूब का मास क्या होगा, इंक्रीज। तो देखो P नॉट माइनस PS आ गया, P नॉट आ गया, बताओ RLVP की वैल्यू किसके इक्वल होती है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो प्रोपोर्शनलिटी तो सेम आएगी, दोनों को डिवाइड कर दो, बताओ ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिक्रीज इन मास, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको हम, डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 बोलो, कर सकते हैं। आप चाहो तो आप P नॉट माइनस PS अपॉन PS भी कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान दो, ये जो बल्ब है, इसके बल्ब के मास में जो कमी आई वो किस पर डिपेंड करेगी, PS पर। किस पर डिपेंड करेगी, PS पर। तो अब यहां से एक और चीज बोल सकते हो, अगर मैं लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं, हेडिंग उड़ा देता हूं, ये तो आपने लिख ली होगी। अगर मैं लिखूं इस बल्ब के लिए कि भैया डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, बताओ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, PS के। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ड्राई वेपर से आपको उसको उतना ही सैचुरेट करवाना पड़ेगा, और उसके मास में लॉस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। आप यहां से P नॉट माइनस PS अपॉन PS की वैल्यू भी निकाल सकते हो। शायद ये रेड कलर आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो, इस से लिख रहा हूं, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, बताओ वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, बताओ, डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब। तो देखो, जैसे मैंने आपको सिखाया, एक बार आपने ये वैल्यू निकाल ली तो आप इस सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो भी कुछ पूछा है आपसे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, इसलिए आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ आप H2SO4 यूज कर सकते हो, CaCl2 यूज कर सकते हो, आप CuSO4 यूज कर सकते हो, कुछ भी कर लो, काम क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप कॉपी करें, मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवाता हूं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ड्राई एयर वॉज ड्रॉन थ्रू bulbs containing $60 grams of यूरिया, कुछ लेते क्यों नहीं हो भाई, in 360 grams of water। then through bulbs containing pure water, at the same temperature and finally through H2SO4।
ठीक है, और भी लिखा है जो जरूरत नहीं है उसकी। कह रहा है कि द वाटर बल्ब लूजेज 0.087 grams and the sulfuric acid tube gained 2.036 grams. What you have to do is you have to calculate the molecular weight of urea. देखो मैंने डेटा कुछ बदल दिया था, मैं अपना डेटा वापस लेता हूँ वरना आंसर गलत हो जाएगा। ये 40 ग्राम है, आप भी चेंज कर लें, और ये 300 ग्राम। मुझे नहीं पता था कि ये मोलिकुलर वेट ही पूछ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा डेटा चेंज किया था। तो देखो ये आपका डेटा है, और अब आप डायरेक्ट जो आपने सीखा है उससे ना अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले उसको पास किया सोल्यूशन से, जैसे मैंने आपको सिखाया पहले सोल्यूशन बल्ब से पास करेगा, ठीक। सोल्यूशन बल्ब के बाद आप पढ़ सकते हो, आपने क्वेश्चन लिख लिया है, उसको पास किया सेम टेम्परेचर पे एक ऐसे सोल्यूशन से, एक बल्ब से जिसके अंदर सिर्फ कौन प्रेजेंट है, प्योर वाटर। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, P0 माइनस PS के डिफरेंस के बराबर वाटर वेपर्स उठा ली जाएंगी, तो इसके मास में क्या आएगी, कमी। तो जितनी भी कमी इसके मास में आएगी वो होगी P0 माइनस PS के बराबर। तो देखें द वाटर बल्ब लॉस्ट 0.087 ग्राम, मतलब आपको P0 माइनस PS की वैल्यू पता है, बताओ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 0.087 ग्राम्स। फिर कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड ट्यूब ने गेन किया वो कितना है, 2.036 ग्राम। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड ट्यूब गेन करेगी वो P0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2.036 ग्राम। बस इतना दिख गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा कि हमने सीखा है RLVP P0 माइनस PS अपॉन P0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.087 अपॉन 2.036। दिस शुड बी इक्वल टू होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिखाया था मैंने आपको ये। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए 40/m डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो 40/m प्लस 300 डिवाइडेड बाय 18। यहां से आप m के लिए कैलकुलेट कर लें, m की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल जाएगी, 60। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका। यह है अपना क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, 53.8, क्योंकि यूरिया 60 होता है, लेकिन इसके हिसाब से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.8 आ जाएगी। बोलो कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जो समझाता है आपको कि कैसे हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इस नॉलेज के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये स्पेसिफिक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें और कोई दूसरी वैरायटी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो आप कॉपी कर लें। एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो फिर देखते हैं अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने से पहले मुझे आपको एक और चीज समझानी पड़ेगी जो हम लोग पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फेज डायग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि हमारा सॉल्वेंट यहाँ वाटर है तो हम सिर्फ वाटर के ही ट्रिपल फेज डायग्राम को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा रिव्यू दे दूँ मैं आपको, क्योंकि आपको आना चाहिए, मैं थोड़ा यूज़ करूँगा इसको। तो आप देखें यहाँ पर हम लेते हैं प्रेशर, इधर हम लेते हैं टेम्परेचर। इस तरह का कुछ वाई शेप का आपका डायग्राम बनता है, इसे हम ट्रिपल फेज डायग्राम बोलते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन होता है सॉलिड। यहाँ पर सॉलिड यानी आइस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जिस्ट करती है गैस यानी वेपर्स, सॉरी यहाँ एग्जिस्ट करता है आपका लिक्विड।
और यहां पर कौन एग्जिस्ट करती है? गैस। ठीक, आप देखें ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के हर पॉइंट पर सॉलिड और गैस किस में एग्जिस्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम में। इस वाली लाइन के हर पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड किस में एग्जिस्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम में। जो तीसरी लाइन है इसके अलोंग लिक्विड और गैस किस में एग्जिस्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम में। सिंस यहां पर सॉलिड और गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, इस लाइन को या इस कर्व को हम सब्लिमेशन लाइन या फिर सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। समझ रहे हो? इसी तरह बताओ, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन या फिर फ्यूजन कर्व। और सेम इस तरह सिंस यहां पर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन लाइन या फिर वेपराइजेशन कर्व। ठीक, अब इस ग्राफ से आप बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ देख सकते हैं। कैसे? किसी भी एक फिक्स्ड प्रेशर पर, जैसे मान लो ये मैंने प्रेशर कर दिया फिक्स, तो ये प्रेशर पे आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। ये लाइन जहां इसको कट कर रही है, बताओ ये क्या दिखा रहा है? फ्यूजन कर्व है ना। तो फ्यूजन कर्व के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा उसे हम इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? वहीं जहां पर ये इसको यहां कट करेगा तो देखो लिक्विड गैस, ये आपका वेपरेशन कर्व है। तो जिस प्रेशर पर आप वेपरेशन कर्व से प्रोजेक्शन लोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये आपको रीड करना आना चाहिए कि कौन से ग्राफ से हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं और कौन से ग्राफ से हम बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले, बात समझ में आ रही है आपको? दूसरा, आप यहां पर ना प्रेशर का इफेक्ट भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो? प्रेशर का इफेक्ट। जैसे अभी प्रेशर है ये, ठीक, अब अगर मैं प्रेशर को बढ़ा के यहां कर दूं, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को भी, ये भी अपने काम में आएगा। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, देखो एक और लाइन बनाओ यहां से, बताओ अब मेल्टिंग पॉइंट कितना हो चुका होगा? तो ये बन चुका है Tm2, मान लो प्रेशर था P2, ये प्रेशर है P1। और देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या बन चुका है? Tb2 बन चुका है ना। तो अब क्या होगा? अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो देखो मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब यहां से आप बोल सकते हो, इधर अगर आप बोलो दैट इज ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। ये मैंने आपको पहले भी सिखा दिया जब हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था। वहीं अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट पे कमेंट करो तो देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट पे, कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपल फेज डायग्राम होता है। ये पॉइंट जहां पर तीनों एक साथ मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहां पर लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, दैट इज योर वेपर्स, ऑल कोएग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक, तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है एट 4.56 mmHg। तो इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स तीनों क्या करते हैं? एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन हाँ ऐसा होता है। दुनिया के हर लिक्विड के लिए, हर वोलेटाइल लिक्विड के लिए ट्रिपल पॉइंट डिफाइंड होता है जहां पर उसकी तीनों फेज एक साथ क्या करती हैं? को एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अब जब भी मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा मैं इस कर्व को यूज कर सकता हूं। मैंने आपसे अथॉरिटी ले ली इस चीज की अब। ठीक है, जब मैं फ्रीजिंग की बात करूंगा तो मैं इस कर्व को यूज कर सकता हूं। तो मैं क्योंकि एक्चुअली यूज करूंगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं बॉइलिंग की बात करूंगा तो मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा, जब मैं फ्रीजिंग की बात करूंगा तो मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा। सही है, तो आप कॉपी करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको सब क्यों बताया। हम मूव कर रहे हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम प्यार से बुलाते हैं यूब्लियोस्कोप। ठीक
क्योंकि मैं इसको कभी कभी उबलियोस्कोप ही बोल देता हूँ। उबलियोस्कोप इसलिए बोलता हूँ कि नाम याद रखें। उबलना मतलब बॉइलिंग। जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम इसे यूबलियोस्कोपी भी बोलते हैं। अभी देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही आपको प्रोसेस पता लग जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें कि आखिर हम इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक, तो सपोज ये ना, आपको डायग्राम भी बनाना नहीं है, देखते चलो, आपकी इच्छा हो तो बना लेना। ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो, तो इस प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर है जिसको मैं P नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। और अभी मान लो एक्सटर्नल प्रेशर है 180, तो मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ आपको। P नॉट की वैल्यू है मान लो 0.6 ATM, ठीक है। अब आप इसे हीट करोगे, इसको आपको ना बॉइलिंग पॉइंट तक जाना है। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले भी मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की चैप्टर की शुरुआत में ही डेफिनेशन लिखा चुका हूं कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ, जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के। मतलब ये लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉइल होगा, मान लो TB, उस पर, तो TB तक पहुंचाने के लिए आपको इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक, कब तक, जब तक इसका प्रेशर कितना नहीं हो जाए 180। तो यह प्योर सॉल्वेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉल्वेंट में, है ना, इस सॉल्वेंट मैं आपको वैल्यूज भी देता हूं। मान लो ये वैल्यू मैंने आपको दी थी 27 डिग्री सेल्सियस पर, और मान लो 40 डिग्री सेल्सियस यानी 13 डिग्री तक आपको और हीट करना पड़ेगा, और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। सही है। अब मैंने इसी सॉल्यूशन में क्या कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी इधर से इधर आप आ गए और यहाँ पर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बताओ अब इसी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो 0.6 के बराबर होगा, उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा। कम होगा, मैंने आपको सिखाया भी था। क्यों कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस क्या आ गए हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो बताओ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब यहाँ से जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप करके ऊपर जा रहे होंगे इवेपोरेशन के थ्रू, बताओ उनका नंबर पिछले वाले केस से क्या होगा, कम होगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.6 ATM से कम है। अब अगर मुझे इसको भी मान लो मैं बोल लेता हूँ 0.4 ATM देता हूँ आपको, ऐसे ही है ना, 0.4 आ गया। अब बताओ इसको अगर बॉईल करना है तो इसको भी कहां पर पहुंचाना पड़ेगा, 1 ATM पर पहुंचाना पड़ेगा। और बताओ 1 ATM पर पहुंचाने के लिए आपको इसको जो हीट करना पड़ेगा वो उससे कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा ना। पहले 13 डिग्री के डिफरेंस पर ही P एक्सटर्नल 1 ATM के बराबर हो रहा था। अब क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो इसको 1 ATM तक पहुंचाने के लिए आपको हीट भी ज्यादा करना पड़ेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हम ये बोल सकते हैं कि वो तो होता ही है, वो तो अपने सीखा ही है। अभी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा। अगर ये वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब आप इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से क्या ही होगा, ज्यादा। तो सिंस एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बाई चांस आप कभी भूल जाओ कि क्या होता है तो प्रॉपर्टी का नाम याद रखें, एलिवेशन इन बॉइलिंग pॉइंट। मतलब एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। सही है। तो आओ इसी को हम लिखते हैं लैंग्वेज फॉर्म में। आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना लें, इसको मैं बोलूंगा TB, और ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
इसको मैं बोलूँगा टी नॉट, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखवा रहा हूँ, तो आप साथ साथ लैंग्वेज फॉर्म में लिखना शुरू करें कि when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its की जगह पूरा लिखता हूं, the vapor pressure of solvent decreases and the vapor pressure of solution will be less than the vapor pressure of pure solvent। सही है, इसी को आप आगे कंटिन्यू करें। since vapor pressure and, बताओ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कई बार कि जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सिंस वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली रिलेटेड, so the boiling point of solution containing non-volatile solute, that is TB, will be greater than boiling point of प्योर सॉल्वेंट, जिसको मैं बोल रहा हूं टी नॉट। तो ये पक्की बात है कि जब भी आप एक सोल्यूशन के अंदर या एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। दैट इज, इसको हम सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन containing NVS, that is TB, is greater than boiling point of pure solvent। और देखो ये जो इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने चलें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल लिखूंगा मैं, कौन ज्यादा होता है, सॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कितना होगा, टी नॉट। लिख सकते हैं, तो ये सिंपल सी वैल्यू याद रखें, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट। अब ध्यान देना, कई बार वो आपसे डेल्टा टीबी नहीं पूछ के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेता है। तो एक बार अगर आपको एक बार आपको डेल्टा टीबी मिल गया, तो बताओ अगर आप यहां से कैलकुलेट करना चाहो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कुछ नहीं करना है, टी नॉट प्लस डेल्टा टीबी के बराबर होगा। मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ किसकी वैल्यू ऐड करनी होती है, डेल्टा टीबी। फॉर एग्जाम्पल मान लो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने पर आया 2, सॉल्वेंट आपका है वाटर और आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होता है, कितना होता है बताओ, कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 100 में 2 और ऐड कर दोगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बोल कर सकते हैं। तो ये बात कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं आपको एक ग्राफ से भी दिखा रहा हूं, फेज डायग्राम से, क्योंकि अभी मैं डेल्टा टीबी के लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा। उस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रिपल फेज डायग्राम बनाया था प्रेशर और टेम्परेचर में के बीच में। क्या आप मुझे उसका वेपरेशन वाला पार्ट बता सकते हैं, कैसे जा रहा था, कुछ इस तरह से जा रहा था, ठीक है। चलो, तो इस तरह से जा रहा था। मान लो ये पॉइंट जो है वह 1 atm को डिनोट कर रहा है। 1 atm मतलब जब वेपर प्रेशर
पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, तो बताओ तब क्या मिल जाएगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट। सही है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट, ये ग्राफ है सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर के लिए, ठीक है। तो बताओ ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा होगा, टी नॉट को। कोई डाउट? अब आप मुझे बताओ, सेम कंडीशंस पर अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बताओ उसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा या नीचे? बोलो क्यों? क्यों नीचे होगा? कौन ज्यादा आएगा? ऐसा थोड़ी होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा इसलिए थोड़ी बोलेंगे ग्राफ नीचे आएगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो बताओ वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम होता है। तो अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आने वाला है तो उसका ग्राफ भी कहां पर आएगा, कुछ इस तरह से नीचे आएगा। समझ रहे हो? तो बताओ ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग कौन सा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तब आप देखो ये 1 atm पर कब पहुंच रहा है, लाइन को एक्सटेंड करो तो यहां पर, यहां से प्रोजेक्शन लाओ। जैसे आप यहां से प्रोजेक्शन लाओगे बताओ ये चीज किसको डिनोट कर रही होगी, टी बी। तो देखो ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बताओ ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होगा। और ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दिस इज योर डेल्टा टी बी, जिसको आप क्या बोलते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और आपको साफ साफ दिख रहा है यहां से कि डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है, टी बी माइनस टी नॉट। तो आप ध्यान दें, ऐसा ग्राफ देकर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। जेई ने आज तक इस ग्राफ को यूज नहीं किया है, एनसीईआरटी में साफ साफ ये ग्राफ डिस्क्राइब्ड है, इसलिए आप ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ देखकर आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कर सकते हैं? चलिए आप इसे कॉपी करें, फिर हम चलते हैं डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला बनाने। ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा, आप इस ग्राफ को कंप्लीट करें। तो देखें, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मुझे फिर से ग्राफ लेने पड़ेंगे। ये डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में बाई चांस, अगर वो चांसेस तो बहुत कम है, तो आपको डिराइव करना पड़ सकता है। ध्यान से देखें आप, मैं यहाँ पर 3 ग्राफ्स बना रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक बार आप वापस अपने इस डायग्राम के ऊपर आए तो देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये भी कर्व्ड ग्राफ्स हैं। अगर आप इन ग्राफ्स को डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बनाएं तो ये आप ध्यान रखना, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस दीज ग्राफ्स, दीज कर्व्स आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस। और सिंस मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइम पर ही कि हम यहां पर कौन से सॉल्यूशन से डील कर रहे होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन से डील कर रहे होते हैं, इसलिए हम जब ये ग्राफ बनाएंगे तो इनको हम ऑलमोस्ट किस नेचर का मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन नेचर का मान लेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं वही कर्व नेचर बना रहा हूं। देखिए, मैं 3 अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं आप अभी समझ जाओगे। ठीक, ये मान लो मेरी पी एक्सटर्नल वाली लाइन है, ये पी एक्सटर्नल है। ठीक है, चलिए, तो मैं 3 चीजें ले रहा हूं यहां पर। ये तो है मेरा प्योर सॉल्वेंट, ये है एक दूसरा सॉल्यूशन जिसको मैं सॉल्यूशन 1 बोल रहा हूं, ये एक तीसरा सॉल्यूशन जिसको मैं सॉल्यूशन 2 बोल रहा हूं। ठीक है, तब आप देखें, जहां पर ये इसको कट कर रहा है, ये किसकी वैल्यू है, टी नॉट, that is boiling point of pure solvent। ये जो रेड वाला ग्राफ है
बताओ ये क्या होगा, TB1 दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड दिस पॉइंट, बताओ ये किसके इक्वल होगा, TB2 दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। थोड़ी मार्किंग कर रहा हूँ, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस दीज ग्राफ्स विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस। तो अगर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस होंगे तो मैं देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल बात कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ADE। बताओ ये कैसे ट्राइंगल्स होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। चलिए थोड़ा और ध्यान दें, देखो ये पॉइंट है जहां पर आप ये इसको कट कर रही है लाइन, तो अगर आप इसको लिखें तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2, आप ये निकालें तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, और ये बेसिकली क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिख सकता हूं, समझ रहे हो। अब आप देखो ये जो वैल्यू है इसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा P, दैट इज सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना नीचे आया। ठीक है, ये जो बड़ा गैप है बताओ इसको मैं कितना बोल सकता हूं, डेल्टा P2, इसको डेल्टा P1 बोल लो। ये सॉल्यूशन 2 के लिए डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है। सेम इसी तरह बताओ इस गैप को मैं कितना बोल सकता हूं, डेल्टा TB1, और बताओ ये जो बड़ा वाला गैप है T0 से TB2 तक का, ये है डेल्टा TB फॉर सॉल्यूशन 2। सही है ना। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल क्या बोलता है कि अगर मैं AB साइड लूं और AD साइड लूं, AB अपॉन AD का रेशियो बताओ किसके इक्वल आएगा, AC अपॉन AE के आएगा। तो बताओ ये जो AB लेंथ है ये किसके बराबर है, डेल्टा P1, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1। बताओ AD किसके इक्वल है, डेल्टा P2। सो दिस शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ AC किसके इक्वल है, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। बोलो आपको ये समझ में आ रही है। अगर ये इक्वेशन बन रहा है तो यहां से मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज इन वेपर प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज मैंने प्रूव कर ली। बस अब मैं यहां से डेल्टा TB का फॉर्मूला बना लूंगा। कैसे, ध्यान दें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो RLVP होती है P0 माइनस P0 वो किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी इनटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000 के। तो वो फॉर्मूला बनवाने का रीजन यही था कि मैं इसको कई जगह यूज करूंगा। अब आप देखें P0 माइनस PS तो हो गया डेल्टा P के बराबर। तो देखो डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या बन गया, P0 इंटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000। इनको तो मैंने इकट्ठा कर लिया इंटू मोलैलिटी, तो लिख सकता हूं। अब आप देखें ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट। भाई एक गिवन टेम्परेचर पर ये सब कांस्टेंट है। आपने एक सॉल्वेंट ले लिया तो उसका वेपर प्रेशर तो फिक्स है जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलोगे। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट फिक्स है, वाटर ले लिया तो 18 हो जाएगा, ये तो फिक्स है ही। तो यहां से मैं एक और छोटी सी चीज बोल सकता हूं कि भाई जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी। तो इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 2। 1 और 2 को मैं क्लब कर दूं, आप देखें मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल होगी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारा रिलेशन है। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं KB। आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, KB इंटू मोलैलिटी के। बोलो क्या हम लिख सकते हैं। तो बस ये आपका आ चुका है फॉर्मूला। यहां पर ये जो KB है, KB को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट देखो, डेल्टा टीबी को मान लो आपने लिखा केल्विन में, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, आप केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी में भी लिख सकते हो। केबी की निकालनी है, बताओ मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन इनटू केजी पर मोल। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको लिखी हुई मिलेगी इसलिए बता रहा हूं। दूसरा, इसको आप यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, केबी का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको कभी कभी डायरेक्ट यूज करना पड़ सकता है, विच इज एम सॉल्वेंट इंटू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। या फिर 1000 आप नहीं लिखते हो तो एम सॉल्वेंट इंटू आर टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो 1000 लिखने और नहीं लिखने का भी एक चक्कर है। वो चक्कर क्या है, अगर आप एम सॉल्वेंट को ग्राम पर मोल में यूज कर रहे हो, ग्राम में, तो आपको 1000 साथ में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एम सॉल्वेंट को किलोग्राम पर मोल में लिख रहे हो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे वाटर का मोलर मास होता है 18, अगर आप उसको 0.018 kg लिख दो तो दिख ही रहा है आपको, डिवाइड बाय 1000 तो किया था आपने। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जब एम सॉल्वेंट किस में है, किलोग्राम में है, और ये फॉर्मूला जब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में। बाकी टर्म्स का मतलब देखें, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन केल्विन्स, ओनली केल्विन्स। आर आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हो आइदर 8.314 और 2, डिपेंडिंग ऑन कि डेल्टा एच वेपरेशन कौन सी यूनिट में दिया है। तो मैं आपको इसके अंदर वैल्यू रख के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाल फिलहाल ये ध्यान रखें, आर अगर ये जूल में है तो आर की वैल्यू 8.314, अगर ये कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू आप क्या यूज करोगे, 2। तो अगर बाई चांस इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पर यूनिट्स का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। बाकी याद आपको रिलेशन रखना है कि किसी भी सोल्यूशन के लिए अगर आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालना है डेल्टा टी बी, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के। ठीक है, चलो तो आज तो मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करवाया। इसके ऊपर और इसके ऊपर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास कवर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, तब तक आप एक बार इन फॉर्मूलेस के ऊपर फोकस करें। जो मैंने आपको आज RLVP के क्वेश्चंस करवाए उनकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।